सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द एक्सेल क्लोन प्रोजेक्ट पार्ट 4। तो आज की इस पार्ट में ना हमारी बारी आ चुकी है हमारी कुछ एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करने की, जो होगी हमारी साइकिल डिटेक्शन इन डायरेक्टर ग्राफ। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यार आप अचानक ग्राफ का एल्गो क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हो, क्या रिलेशन ऐसा बन गया कि आपको ग्राफ का एल्गोरिथम यूज करना पड़ गया, एंड कैसे आपने पता लगाया कि यार कुछ साइकिल फॉर्म हो रहा है एंड देन आपको साइकिल डिटेक्ट भी करना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, एंड देन फाइनली हमारा ग्राफ का एल्गोरिथम के साथ हम अभी इंप्लीमेंट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो यहाँ पे ना मैं सबसे पहले अपने क्रोम पे मेरे लाइव सर्वर में मेरी एक्सेल को ला दूंगा। तो इसमें मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा कि यहाँ पे एक साइकिल फॉर्म हो रहा है। उसके थ्रू आपका मुझे पता लग जाएगा यार क्या सच में यहाँ पे साइकिल फॉर्म हुआ। मुझे पता नहीं, मैंने अपने फॉर्मूलाज डाल दिए, किसी ना किसी थ्रू वो एक साइकिल बन गई, एंड देन मेरे एल्गोरिथम ने क्या किया, डिटेक्ट कर लिया कि यार यहाँ पे फॉर्मूला गलत है, यहाँ पे एक साइकिल बन रहा है, तो तुम्हें ये चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि तुम अपने फॉर्मूला को चेंज कर दो। फाइन। तो यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू डालता हूँ, यहाँ पे हो गया 10। एक डिफॉल्ट एक हार्ड कोडेड वैल्यू है जो कि है मेरा 10। एंड यहाँ पे B1 के ऊपर मैं आता हूँ अपने फॉर्मूला बार पे। तो फॉर्मूला बार पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्पेस सेपरेटेड फॉर्म में पहली अपनी डिपेंडेंसी डालूंगा जो कि है मेरी अब मेरी डिपेंडेंसी है A2। तो A2 प्लस 10 मैं करता हूँ। अगर मैं A2 प्लस 10 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा वैल्यू 20। तो सिमिलरली अगर मैं दोबारा कुछ टाइम के बाद आता हूँ अपने A2 पे एंड देन वैल्यू चेंज करता हूँ, जो कि मैं A2 की डिपेंडेंसी कर देता हूँ B1 पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक साइकिल फॉर्म हो रहा है। कैसे? B1 तो था डिपेंडेंट A2 के ऊपर, लेकिन अब थोड़ी टाइम बाद मैं कह रहा हूँ कि यार मेरा A2 डिपेंडेंट रहेगा B1 के ऊपर। तो ये आपस में एक साइकिल बन गई कि यार मैं इस पे डिपेंडेंट रहूँ तो ये बारी बारी ऐसे ही करते रहेंगे। तो यहाँ पे एक साइकिल फॉर्म हो चुकी है। तो आपको यहाँ पे डिटेक्ट भी करके बताते हैं। तो यहाँ पे आया A2 के फॉर्मूला बार में, एंड मैं अब इस पे कह देता हूँ कि यार B1 होगी मेरी डिपेंडेंसी, एंड देन B1 प्लस 10 किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलर्ट में आ गया दैट इज अ साइक्लिक फॉर्मूला। तो तुरंत मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी फॉर्मूला को चेंज करना पड़ेगा। इसने मुझे अलर्ट कर दिया भाई कुछ साइकिल फॉर्म हो रहा है, अपनी फॉर्मूला को चेंज कर दो। ठीक है, तो ऐसा कुछ हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हम कुछ रिलेशनशिप एंड देन सब कुछ बनाएंगे कि यार यहाँ पे एल्गोरिथम कैसे आपने ग्राफ का रिलेशन बनाया एंड देन उस एल्गो को सजेस्ट किया कि यहाँ पे ये एल्गो लगेगा। तो चलिए मेरे नोटबुक पे चलते हैं, इसको क्लोज किया, आया यहाँ पे अपने नोटबुक पे। तो हमने स्ट्रक्चरिंग वगैरह फॉर्मूला सब कुछ हमने कर लिया था। तो डायरेक्टली अभी हम चलते हैं अपने ग्राफ की एल्गोरिथम के ऊपर। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं एक टर्म डिफाइन करना चाहूँगा। फर्स्ट हमेशा की तरह एक टर्म डिफाइन करूँगा। क्या होगी वो टर्म? साइकिल डिटेक्शन, साइकिल डिटेक्शन इन डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइकिल डिटेक्शन इन डायरेक्टेड ग्राफ। यार आप ये टर्म क्यों डिफाइन कर रहे हो भैया, आप इस टर्म को यहाँ पे डिफाइन क्यों कर रहे हो, आपको कैसे लगा ये टर्म्स? तो मैं आपको इन टर्म्स की मीनिंग वन बाय वन हम इन सभी का रिलेशन लेंगे, क्योंकि इसके थ्रू ही आप हमारे प्रोजेक्ट में कैसे ये जो रिलेशन बना है, कैसे हमारा एल्गोरिथम यूज हो रहा है, इन वर्ड्स के थ्रू ही आप समझोगे। फाइन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताऊंगा यार ग्राफ का रिलेशन बना कैसे, यहाँ पे ग्राफ की जो रिलेशन है वो बनी कैसे, तो उसके ऊपर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सेकेंडली हम कहेंगे कि यार डायरेक्टेड, डायरेक्टेड का क्या सेंस है। यहाँ पे आप कैसे कह सकते हो कि यार ये डायरेक्टेड ग्राफ है, अनडायरेक्टेड भी तो हो सकता है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ग्राफ के बाद हम करेंगे डायरेक्टेड, एंड देन थर्ड पॉइंट हम बात करेंगे साइकिल डिटेक्शन। तो अभी साइकिल आपने कैसे डिटेक्ट करी, तो इसके अराउंड भी हम डिस्कस करेंगे। एंड देन उसके बाद हमारी एक एल्गो के ऊपर हम एक छोटा सा ड्राई रन भी करेंगे एग्जांपल टेस्ट केस लेके। उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट में किस तरह से इस एल्गो को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे वो एल्गो को मॉडिफाई करके हमारे प्रोजेक्ट में फिट करेंगे, उसको भी हम देख लेंगे। फाइन। तो पहले टर्म की तरह तो यहाँ पे आया मेरे फर्स्ट चीज होगी मेरी ग्राफ, कि आपने ग्राफ की रिलेशन टर्म कैसे की, यहाँ पे कैसी बनी मेरी ग्राफ की रिलेशन, तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो ग्राफ रिलेशन। फाइन। तो मैंने आपको कहा था कि हम जब कोई फॉर्मूला लेते हैं तो बेसिकली एक नॉर्मल एक्सप्रेशन भी होता है, एक डिपेंडेंसी वाली एक्सप्रेशन भी होती है। तो जब हमारी आती है डिपेंडेंसी वाली एक्सप्रेशन, जैसे कि यहाँ पे है मेरे कुछ सेल्स, यहाँ पे इस जगह है मेरे कुछ सेल्स, एंड देन यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 एंड देन A B C। तो अगर मैं B के लिए क्या कहता हूँ कि B मेरा डिपेंडेंट है A2 के ऊपर, तो मैं B का फॉर्मूला क्या बनेगा, B का फॉर्मूला होगा A2 प्लस 10। ठीक है, तो इस जगह पे A2 है मेरी डिपेंडेंसी, दैट इज मैं क्या कह रहा हूं कि A2 बनेगा मेरा पेरेंट, A2 विल बी पेरेंट ऑफ B1।
तो A2 के यहाँ ऐसे चिल्ड्रन कौन आएगा, B1। अगर यहाँ पे A1 भी लिख दिया, यहाँ पे A1 लिख दिया तो ये इन दोनों पे डिपेंडेंट है, तो A1 के पास भी ऐसे चिल्ड्रन कौन आएगा, B1। फाइन। तो ये हमने एक रिलेशनशिप बनाई थी कि यार फिर A1 एंड A2 होगा पेरेंट ऑफ B1 एंड B2। B1 मतलब B1 जो होगा वो चिल्ड्रन होगा, किसका चाइल्ड होगा, A1 का भी एंड देन A2 का भी, क्योंकि वो दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। फाइन, ये ऐसा कुछ रिलेशनशिप बनाया था। तो आपको पता ही है कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ किसी पे डिपेंडेंट है तो एक स्ट्रक्चर सी बन जाती है। ज़रूरी नहीं है कि यार मेरी सिर्फ एक ही ऐसी नोड होगी। ऑफकोर्स हमारी एक्सेल काफ़ी बड़ी है, राइट, तो काफ़ी सारी रिलेशनशिप बन सकती है या नहीं। या फिर मैं सिर्फ इस टर्म में भी बात करूँ तो यहाँ पे मेरी C3 जो है ये भी डिपेंडेंट हो सकती है A1 के ऊपर, मेरी C2 है वो भी डिपेंडेंट हो सकती है A1 पे, C1 है वो भी हो सकती है, या क्या पता कि सारा कुछ यहाँ पे जो है वो सब सारा कुछ मेरे A1 के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ग्राफ में कैसा स्ट्रक्चर आता है, आपको ग्राफ के डेटा स्ट्रक्चर ऑफकोर्स पता होगी कि यहाँ पे अगर एक नोड है, अगर मैं इसे कहता हूँ A1, तो इसके ऊपर एक डिपेंडेंसी भी हो सकती है जो कि होगी मेरी, तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है कौन, जैसे कि यहाँ पे मैं कहता हूँ B1 एंड देन दूसरी हो गई A2, कह लेता हूँ कि यार A2 भी मेरी डिपेंडेंट है A1 के ऊपर, एंड देन B1 के ऊपर कह लेता हूँ कि यार डिपेंडेंट होगी कुछ C2, एंड देन C2 जो है वो डिपेंडेंट होगी A1 के भी। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है। एंड देन यहाँ पे और भी कुछ बना सकते हैं यार, C3 होगी मेरे डिपेंडेंट ऑन C2 के ऊपर। तो ऐसे सारे कुछ हम अपना स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यार यहाँ पे एक रिलेशनशिप बन रहा है। कैसा रिलेशनशिप, एक वन साइडेड एसन। तो यहाँ पे हमने पहली टर्म की डिफाइन कर दी कि यार यहाँ पे ग्राफ रिलेशनशिप बन रहा है, ग्राफ का रिलेशन हमें दिख रहा है कि ये हर एक चीज यहाँ पे कैसे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी हमें दिख रही है। एक नोड के ऊपर काफ़ी सारे चिल्ड्रन जो के काफ़ी सारे दूसरे नोड्स हैं वो डिपेंडेंट रह सकते हैं। तो यहाँ पे इस डिपेंडेंसी के थ्रू हमने क्या रिलेट किया, क्या अचीव किया, हमने हमारी ग्राफ की एक रिलेशन टर्म कर दी। तो आप कहोगे कि यार ग्राफ तो नेबर्स, सोर्स एंड नेबर्स एंड देन डेस्टिनेशन ऐसा कुछ खेल रहा होता है, लेकिन और यहाँ पे जो हमने कहा था, यहाँ पे हमने चिल्ड्रन एंड देन पेरेंट की टर्म्स में बात की थी, तो यहाँ पे ऑफकोर्स ट्री आना चाहिए ना। आप ग्राफ का डेटा स्ट्रक्चर क्यों कह रहे हो भाई, ग्राफ जो ट्री है, ट्री जो डेटा स्ट्रक्चर है वो भी एक तरह का ग्राफ ही है, वो भी ग्राफ के अंडर ही आता है, राइट। क्योंकि अगर आप ट्री को एक जेनरिक ट्री मानोगे कि एक नोड के ऊपर कई सारे चिल्ड्रन हो सकते हैं, राइट, काफी सारे चिल्ड्रन हो सकते हैं, उसके काफी सारा एंड देन लीफ नोड, ऐसे काफी सारे चिल्ड्रन हो सकते हैं। लेकिन ट्री में क्या होता है, ट्री में होता है इस डायरेक्शन में, ट्री में क्या होता है, हर एक नोड स्टोर करता है अपनी चाइल्ड की डेटा, अपनी चाइल्ड की नोड्स की रेफरेंसेस स्टोर करेगा, एंड देन उसके बाद के वाले जो नोट्स होंगे वो भी अपने चाइल्ड के रेफरेंसेस स्टोर करेंगे, राइट। तो ये क्या हो गया, लेकिन जो यहाँ पे ये चीज़ है ये दोबारा इसके ऊपर नहीं है। मतलब अगर यहाँ पे मेरा पेरेंट, यहाँ पे इसके पास है दो चिल्ड्रन, इसके पास है दो चिल्ड्रन, ये मैं कह लेता हूँ कि ये एक ट्री है, ठीक है। ये मेरे फॉर्मूला की टर्म्स में बात करूँ तो ये हो गया मेरा A1, तो यहाँ पे A2 भी डिपेंडेंट है A1 के ऊपर, B1 भी डिपेंडेंट है A1 के ऊपर। तो इस केस में क्या होगा, तो यहाँ पे आप कह सकते हो यार एक ट्री जैसी रिलेशनशिप ही तो है। मतलब P जो A1 है उसके पास दो चिल्ड्रन है A2 एंड B1। तो इस केस में क्या है, ये एक डायरेक्टेड ग्राफ है। कैसे, क्योंकि हर एक नोड के पास उसकी चाइल्ड की डेटा है, लेकिन चाइल्ड के पास अपनी पेरेंट की डेटा नहीं है। यहाँ पे आप पेरेंट के थ्रू अपनी चाइल्ड के पास जा सकते हो, पेरेंट के थ्रू अपने चाइल्ड के पास जा सकते हो, लेकिन अपने चाइल्ड के पास अगर इस नोड की बात करो तो इसके पास इसकी रेफरेंस नहीं है, इसके पास इसकी रेफरेंस नहीं है। अगर हो भी गई तो क्या होगी, इसके पास किसी और चाइल्ड का ही होगा, इसके पास किसी और चाइल्ड का होगा। अगर ये किसी और चाइल्ड का होगा तो फिर ये भी कुछ डायरेक्शन ही पॉइंट कर रहा है, राइट। मतलब यहाँ पे एक वन साइडर है, वन साइडर रिलेशनशिप है कि पेरेंट से लेके चाइल्ड तक ही पहुंचा जा सकता है, चाइल्ड से लेके वापस पेरेंट तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ग्राफ की रिलेशन टर्म्स की बात कर दी। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखता हूँ इसके अराउंड, यहाँ पे हमने कहा था डायरेक्टर ग्राफ। डायरेक्टर ग्राफ कैसे कहा था वही बात हम अभी कर रहे हैं। उससे पहले मैं ट्री वाली कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जो ट्री है ना, ट्री भी आपकी एक पॉइंट पे आपकी ग्राफ ही होती है, जो कि है एक डायरेक्टेड ग्राफ। ट्री क्या है, जो यहाँ पे मैं ट्री बना रहा हूँ ये क्या है, ये है मेरी डायरेक्टेड ग्राफ।
ये है मेरी डायरेक्टेड ग्राफ। आप अगेन पूछोगे कैसे, तो मैं बताऊंगा। ये एक वन साइडेड रिलेशनशिप ही बना रहा है। अगर मैं डायरेक्शन बनाता हूँ तो आप देख सकते हो। अगर आपको अनडायरेक्टेड ग्राफ पता है तो अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या था, अगर यहाँ पे एक सोर्स है, अगर ये दो नोड्स हैं, तो ये इसके पास पहुंच, तो आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है कि आप यहाँ से यहाँ पे पहुंच सकते हो, यहाँ से यहाँ भी पहुंच सकते हो, राइट। तो ये हो गया हमारा अनडायरेक्टेड, ये हो गया हमारा केस ऑफ अनडायरेक्टेड। वैरस इधर हम बात कर रहे थे डायरेक्टर, तो डायरेक्टर कैसा था कि आप एक नोड से लेके दूसरे नोड तक पहुंच सकते हो, इधर से लेके इस नोड तक पहुंच सकते हो, लेकिन यहाँ से लेके इस नोड तक नहीं पहुंच सकते। तो ये क्या हो गया, ये सिर्फ है मेरी डायरेक्टर ग्राफ कि एक डायरेक्शन में ही तुम अपनी जो ट्रेवर्सल है एक डायरेक्शन में ही कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्री, जो आपकी ट्री है इस स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ। स्पेशल टाइप ऑफ क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ ही होता है। तो मैं आपको इसीलिए यहाँ पे ग्राफ के टर्म्स में ही बात करने को कहूँगा, क्योंकि ये एट द एंड एक डायरेक्टेड ग्राफ ही है। फाइन, आई होप आपको ये डायरेक्टेड ग्राफ वाली टर्म्स यहाँ पे समझ में आ गई। तो ये डायरेक्टेड ग्राफ वाली बातें ही हम ऊपर कर रहे थे कि ये एक सेल से लेके, मतलब एक नोड से लेके दूसरे नोड तक पहुँचना। अभी मैं इन नोड्स को कैसे रिप्रेजेंट करूँगा, ये नोड्स है क्या, ये नोड्स जो है आपकी सेल्स है। ये नोड्स क्या बनेगी, आपकी सेल्स। कौन सी सेल्स, सेल्स जैसे कि आपकी A1 हो गई, B1 हो गई, B2 हो गई, ऐसे सारी सेल्स ही आपकी जो है नोड्स को मैं इन टर्म्स में रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर आप फॉर्मूला लिखते हो तो आप सभी के चिल्ड्रन में ऐड करते हो। वो चिल्ड्रन क्या है, एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचने की रेफरेंस, राइट। एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचने की एक एड्रेस, हम उधर एड्रेस के फॉर्म में उनकी एज इट इज वैल्यू डालते थे। तो यहाँ पे रेफरेंस थी हमारे। अगर अदर लैंग्वेज जैसे हम ग्राफ डीएस यूज करते तो होगी रेफरेंस, हम यूज कर रहे हैं एड्रेस, जो कि होगी वो वैल्यू खुद, जो कि होगी सेल की एड्रेस खुद। फाइन, आई होप आपको ये डायरेक्टेड ग्राफ वाली टर्म्स भी समझ में आ गई कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा जा सकता है, लेकिन उससे वापस सेम पोजीशन पे नहीं आ सकती। फाइन, तो अगर वो सिनारियो होगी तो वो एक साइक्लिक होगी, वो एक डायरेक्टर में साइक्लिक हो जाएगी। दैट इज, अगर मैं यहाँ पे अभी थर्ड टर्म की बात करूँ साइकिल डिटेक्शन की, थर्ड टर्म क्या है मेरी साइकिल डिटेक्शन की। थर्ड टर्म मैं कंप्लीट लिखता हूँ साइकिल डिटेक्शन। यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट दो चीज़ें थी उसको हमने डिटेक्शन बात कर ली उसके ऊपर। अभी हम पूरे टर्म्स को इकट्ठा देखेंगे कि यार साइकिल डायरेक्टर ग्राफ की बात हो गई, अब साइकिल डिटेक्शन की बात करते हैं कि यहाँ पे साइकिल डिटेक्शन कैसे है। अगर मैं फॉर एन इंस्टेंस यहाँ पे लिखता हूँ दो नोट्स जो, जैसे कि ये हो गया मेरा A1 और इसके पास है चाइल्ड, इसका चाइल्ड है B1 जो कि डिपेंडेंट है किसके ऊपर, A1 के ऊपर। तो फॉर्मूला मैं कैसे लिखता हूँ, तो अगर मैं B1 के लिए फॉर्मूला लिखूंगा, B1 के लिए फॉर्मूला लिखूंगा वो होगा A1 प्लस 10 कर लेते हैं। तो क्या होगा, B1 होगा A1 का समथिंग नेबर या फिर चिल्ड्रन, आप किस भी टर्म्स में बात करो। मैं यहाँ पे नेबर के टर्म्स में बात करता हूँ, तो यहाँ पे ये B1 होगा मेरा। अगर ग्राफ के टर्म्स में बात करें तो नेबर सोर्स, नेबर डेस्टिनेशन, इन टर्म्स में बात करेंगे। तो यहाँ पे B1 क्या होगा, मेरा नेबर ऑफ A1, लेकिन A1 से B1 तक ही पहुंचा जा सकता है। तो ये एक वैलिड फॉर्मूला है, यहाँ पे कुछ साइकिल डिटेक्शन का कोई केस ही नहीं बनता। फाइन, मैं एक और फॉर्मूला लिखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार C1 के ऊपर मैं फॉर्मूला लिखूंगा B1 प्लस 10, B1 प्लस 10। तो यहाँ पे मेरे पास C1 का भी एक नोड है, C1 का नोड क्या है, इसकी डिपेंडेंसी है B1। फाइन, ये फॉर्मूला भी सही है, इसमें भी क्या गलत है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। ग्रेट। तो नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, नेक्स्ट चीज़ आती है यार कुछ टाइम बाद मेरे A1 के पास अभी के लिए कुछ फॉर्मूला नहीं है, ये बस एक हार्ड कोडेड वैल्यू थी, मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, राइट। तो ये B1 कैलकुलेट होगी इसके थ्रू, C1 कैलकुलेट होगी B1 के थ्रू। फाइन, नेक्स्ट मैं कुछ टाइम के बाद मैं सोचता हूँ मुझे मेरे फॉर्मूला को ऑल्टर करना है, तो मैं अब क्या करूँगा, मेरे A1 के लिए फॉर्मूला लिखूंगा। A1 के लिए फॉर्मूला लिख दूंगा, लिखते हैं C1 प्लस 10। क्या दिक्कत हो गई, फॉर्मूला ही तो है, मुझे तो कैलकुलेट करके एवेल्यूएट करके दे दो। फाइन, तो तुम जैसे कहते हो तो तुम्हारी A1 की डिपेंडेंसी होगी C1, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। फाइन, तो तुमने जैसे कहा उसी हिसाब से मैंने कर दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गई, अब हो गई साइकिल डिटेक्ट। यहाँ पे आपकी साइकिल दिख रही है, क्यों, अगर मैं B1 कैलकुलेट करूंगा तो B1 क्या होगी मेरी A1 प्लस 10, तो 10 जो कि होगी वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके बाद C1 के पास जाऊंगा, C1 के लिए B1 प्लस 10, ठीक है। इसके बाद A1 के पास जाऊंगा, मैं अपनी सेल्स को अपडेट करता हूँ ना, 1 बाय 1 जाके अपनी वैल्यूज को
एवेल्यूएट करता हूँ, तो रिकर्सिवली हमने ऐसे ही किया था। तो यहाँ से लेके मैं यहाँ पर जाऊँगा, फिर अब A1 की डिपेंडेंसी थी C1, मैं इधर से लेके इधर आया, इसकी वैल्यू मॉडिफाई कर दी, फिर मैं वापस जाऊँगा, इसके पास भी तो चाइल्ड है, इसके पास है चाइल्ड, तो एक राउंड तो हमने काट ली। देन अगर अभी हम इस ट्रैवल पे अगेन जाएंगे, अभी हम जाएंगे अगेन B1 के पास, तो सेकेंड ट्रैवल हम कर रहे हैं B1 के पास, तो अगेन कैलकुलेट किया, C1 के पास आया, अगेन कैलकुलेट किया, तो हो गई मेरी सेकेंड ट्रिप, फाइन, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आया अगेन गया मैं, अरे मेरे पास अभी भी चिल्ड्रन है ना, मेरे पास वापस चिल्ड्रन है। हमारे एवोल्यूशन में हम क्या करते थे, रिकर्सिवली काम करते थे, रिकर्सिवली हम काम करते कि यार जब तक तेरे पास चिल्ड्रन जो है, जब तक तेरे पास चिल्ड्रन ग्रेटर देन 0 है, तब तक अपनी फॉर्मूला वाली एवेल्यूएशन जारी रखो, अपनी एवेल्यूएशन, फॉर्मूला की एवेल्यूएशन, अपनी काम जो है आप करते रहो। तो मैं अगेन यहाँ पे थर्ड राउंड आया, थर्ड राउंड दोबारा यहाँ कैलकुलेट हुआ, उसके बाद यहाँ गया, ऐसे तो मैं कब तक, ऐसे तो मैं एक चक्कर काटते ही रह जाऊंगा, तो ऐसे खत्म ही नहीं होगा। तो आपके पास आ जाएगा एक टाइम पे स्टैक ओवरफ्लो, दैट इज आपकी मेमोरी फुल हो चुकी है। मतलब यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ, जिस्ट क्या है, जिस्ट है कि यहाँ पे एक साइकिल बन चुका है जो कि एक अनअवॉइडेबल सिचुएशन है अपने कोड के लिए। तो आपको एक ऐसी कुछ एल्गोरिथम लिखनी पड़ेगी ताकि आपकी साइकिल डिटेक्ट हो जाए, एंड देन आपका कोड फट ना जाए किसी स्टैक ओवरफ्लो के कारण, किसी मेमोरी फुल होने के कारण, दैट इज आपकी जो कोड है वो फालतू में ऐसे चलती ना चली जाए। आपको डिटेक्ट करके उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको स्टॉप करना है, कि यूजर को कहना है कि यार तुम्हारा फॉर्मूला इनवैलिड है, उसे चेंज करो, फाइन। तो हमने अभी मेरे ख्याल से आपको रिलेशन से समझ में आ गया होगा कि पहली थी हमारी ग्राफ वाली रिलेशन सी निकाली हमने डिपेंडेंसी के थ्रू, एंड देन नेक्स्ट थी हमारी डायरेक्टर ग्राफ कैसे निकाली कि हर एक चिल्ड्रन जो है वो है डिपेंडेंट एक के ऊपर, ना कि पेरेंट अगेन चाइल्ड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता। तो ये हमारी वन डायरेक्शनल ही बनेगी हमारी डायरेक्टर ग्राफ। सेकेंड थर्ड पॉइंट हो गई हमारी साइकिल डिडक्शन की। साइकिल कैसे, मैंने कुछ रैंडम सा फॉर्मूला निकाला एंड अचानक वो जो फॉर्मूला एवेल्यूएट होना था वो तो चलते ही चला गया, तो फिर तब मुझे पता चला कि यार ये तो कुछ एरर हो गई, जो कि है मेरी साइकिल की प्रॉब्लम, कि ये तो चलता ही जाएगा तो मेरी मेमोरी फुल हो जाएगी एंड मेरी कोड जो है फट जाएगा वहीं पे। तो इस चीज़ के लिए हमें एज अ रेमेडी क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा साइकिल डिटेक्शन की, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा साइकिल डिटेक्शन की एल्गो, साइकिल डिटेक्शन एल्गो इन डायरेक्टेड ग्राफ, फाइन। तो देखते हैं इसके लिए क्या एल्गो है हमारे पास। हम बेसिकली एक एल्गो, जो एल्गो हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उसके ऊपर एक छोटा सा ड्राई रन करेंगे एंड डिस्कस करेंगे कि ये एल्गो कैसे काम कर रही है, एंड देन उसके बाद हमारे प्रोजेक्ट में हम फटाफट इम्प्लीमेंट कर देंगे, फाइन। तो मैं पहली एग्जांपल के लिए यहाँ पे कुछ ग्राफ का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, एंड देन 1 के लिए यहाँ पे 2, एंड देन 2 के लिए यहाँ पे 3 आया, 3 के लिए यहाँ पे आया 4, 4 के बाद यहाँ पे आएगा 5, ठीक है, यहाँ पे आया मेरा 6, यहाँ पे आया मेरा 6, ये आया यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ 7, एंड देन यहाँ पे लिखता हूँ 8, इसके बाद आएगी यहाँ पे 9, ये वापस डिपेंडेंट 9 डिपेंडेंट होगी अपनी 7 के ऊपर, ठीक है। तो 7 डिपेंडेंट होगी 9 के ऊपर, फाइन। तो हमने हमारी कुछ ग्राफ वाली स्ट्रक्चर बना दी। अगर मैं इसकी कुछ एक बनाऊँ कि यार तुम्हारी डिपेंडेंसी कैसे मुझे पता लगे, अगर मैं एक एरे में डाल दूँ, तो यहाँ पे एक बड़ा सा एक एरे लेके आता हूँ, ये इसको हटा दें, एंड देन सिंपली एक रेक्टेंगल लेते हैं। तो अगर इसकी अगर वैल्यू बनाने बैठूँ तो यहाँ पे पहली चीज़ मेरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो किस किस के क्या क्या डिपेंडेंसी है वो लिख लेते हैं। तो 1 के लिए क्या है, 1 के लिए है 2, 1 के लिए चिल्ड्रन में है सिर्फ 2, एंड देन 2 की बारी आती है, 2 के लिए है सिर्फ 3, ये गलत, 2 के लिए है सिर्फ 3, एंड देन 3 के लिए क्या है, 3 के लिए है 4b एंड देन 6b, 3 के लिए 4 है 6 है, 4 के लिए क्या है सिर्फ 5, 5 के लिए कोई भी नहीं, 6 के लिए 2 डिपेंडेंसी है, 6 के ऊपर 2 डिपेंडेंसी वाले बंदे हैं, 6 के ऊपर एक डिपेंडेंसी वाला बंदा है, 6 के ऊपर एक डिपेंडेंसी वाला बंदा है जो कि है 5, एंड देन यहाँ पे 7 के लिए 7 के ऊपर है 8, 7 के ऊपर डिपेंडेंट है 8, एंड 8 के ऊपर डिपेंडेंट है 9,
एंड देन 9 के ऊपर डिपेंडेंट है अगेन 7, 9 के ऊपर डिपेंडेंट है 7, फाइन। तो इसमें हमने कुछ रिलेशनशिप बना ली कि यार 3 में 3 वाले अगर नोड की बात करूँ तो इसके ऊपर 2 लोग डिपेंडेंट है, जैसे कि 4 हो गया 6 हो गया। ये मैं सिंपल जैसे हमारे डीएस की क्लास में करते हैं वैसे एक शॉर्ट सी एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए बेसिकली एल्गो, उसके बाद हमारे कोड में इंप्लीमेंट करने में काफ़ी आसानी होगी, फाइन। तो यहाँ पे एल्गो कुछ इस तरह का है। यहाँ पे मैं लेता हूँ 2 और एरे लूँगा, 2 और एरे लिया एंड देन एक और एरे भी ले लिया, फाइन। अभी क्या करते हैं, अभी लिखते हैं यहाँ पे टर्म्स को डिफाइन कर। तो ये इस चीज़ को मैं क्या कहूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा विजिटेड एरे, यहाँ पे मैं लिखूँगा विजिटेड, यहाँ पे ये होगी मेरी डीएफएस विजिटेड। आई बिलीव आपको डीएफएस पता होगा। डीएफएस बेसिकली डेप्थ फर्स्ट सर्च होता है। जैसे कि हम अगर अपनी रिकर्शन चलाते हैं तो हम क्या करेंगे, इधर से लेके हम जब तक अपनी कॉल जो है एंड पॉइंट तक चलेगी वैसे हम चले जाएंगे। मतलब अगर हम बीएफएस बात करें, अगर मैं नोड 3 के ऊपर हूँ, अगर नोड 3 के ऊपर हूँ तो मेरी बीएफएस कैसे चलेगी, ऐसे फैलेगा, मतलब 6 एंड देन 4 ऐसे फैलेगा, 6 के पास भी जाएगा 4 के पास भी जाएगा, ऐसा कुछ हमारा जो है ये फैलता चला जाएगा। अगर मैं एक जगह बात करूँ तो हमारी अगर ये सब नोड है तो हमारी ऐसे कुछ चलता जाएगा हमारा कोड, इस पॉइंट से स्टार्ट होके ये इन सर्कुलर मैनर ऐसे चलेगा। अगर बात करता हूँ डीएफएस के ऊपर तो मेरी डीएफएस कैसे चलेगी, अगर मेरे पास है ऐसी कुछ ट्री जहाँ पे ऐसे 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 बंदे हैं, ठीक है, ऐसे कुछ नोट्स हैं, तो अगर मेरी डीएफएस, तो यहाँ पे अगेन बताता हूँ सिमिलरली अगर मैं डीएफएस की बात करूँ तो कैसे चलेगा डीएफएस। फर्स्ट एक थोड़ा और नोड बना लेते हैं, थोड़ा और, फाइन। अगर डीएफएस की बात करूं तो वो यहाँ से लेके यहाँ से एंड तक, मतलब डेप्थ तक जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ पे डेप्थ तक जाएगा। इसका काम है डेप्थ तक जाना, फाइन, इसका काम है डेप्थ तक जाना। वैरस अगर मैं बात करूँ बीएफएस की, बीएफएस चलता है ऐसा ब्रेथ वाइज, पहले इसको खत्म करेगा, इसके बाद इन दोनों को खत्म करेगा, इसके बाद इन लाइन में जो है इसको खत्म करेगा, इसके बाद इन लेवल को खत्म करेगा, इसके बाद इसको अलग से खत्म करेगा। तो ऐसे स्प्रेड होने वाली चीजें हैं बीएफएस, इसे कहते हैं बीएफएस, जो कि है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। हम जो करेंगे वो है डेप्थ फर्स्ट सर्च जिसका नाम है डीएफएस। तो हम एंड पॉइंट तक चले जाएंगे, फाइन। तो बात करते हैं अभी यहाँ पे बनाता हूँ 1 2 विजिटेड एंड देन, तो यहाँ पे एल्गो में डिफाइन करूंगा, एल्गो में ऑफकोर्स डिफाइन करूंगा, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एल्गो में डिफाइन कर दूंगा 1 2 3, बस एक बार ये स्ट्रक्चर बना लो, 7 8 एंड देन 9, फाइन। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। तो एल्गो क्या कहता है, तो सबसे कुछ बेसिक टर्म्स, अगर अपनी ग्राफ जो है, जैसे कि हमारी जो एक्सेल की सेल है उसमें काफ़ी सारे नोट्स है, काफ़ी सारे नोट्स ऐसे मैं क्या रिप्रेजेंट करता हूँ, नोट्स क्या है यहाँ पे हमारी, अगर प्रोजेक्ट में बात करें तो वो होगी हमारी सेल्स है, फाइन, हमारी सेल्स है। अगर मैं बात करूं, अपनी जो ग्राफ है वो बिखरा भी रह सकता है, क्योंकि आपको पता है अपनी फॉर्मूला जो है कि अगर इतनी बड़ी सेल है, अगर इतनी बड़ी हमारी जो एक्सेल है, तो क्या हमारी फॉर्मूला क्या हो, लाइन बाय लाइन वो सब पे ऐसे रहेगी। कुछ फॉर्मूला इस जोन में होगी, कुछ फॉर्मूला इस जोन में ही होगी, कुछ फॉर्मूला इस जोन में होगी। तो कुछ चीज़ें अनटचड भी हैं, कुछ सेल्स अनटचड भी हैं, कुछ सेल्स के बीच में, जैसे कि इसके एंड देन इसके बीच में कुछ रिलेशन ही नहीं है, ये कहीं फार पे अलग ही कनेक्टेड है, अलग ही एक फॉर्मूला का जोन है, इसके अंदर एक अलग ही फॉर्मूला की डिपेंडेंसी वगैरह इसके अंदर बनी हुई है, कुछ और इसके अंदर भी अलग बनी हुई है, ऐसे कहीं बीच में भी कहीं होगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस टर्म्स को हम कहते हैं कंपोनेंट्स। जैसे अगर बड़ी सी जो है बिखरा रहता है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे कुछ नोट्स हैं, तो ये चीज़ बन गई एक कंपोनेंट, ये एक अलग कंपोनेंट हो गई। एंड देन यहाँ पे कुछ और भी नोट्स हैं, तो ये सारा कुछ ग्राफ ही है, ये सारा कुछ क्या है, अगर मैं डायरेक्शन भी डाल दूं तो ये सारा कुछ एक ग्राफ के अंदर ही आता है। ये सारा कुछ बड़ा जो पोर्शन है ये सारा कुछ एक ग्राफ के अंदर ही आता है, लेकिन इन सभी को अलग अलग कंपोनेंट्स टर्म्स की में बात करते हैं कि ये अलग अलग पॉइंट में अलग अलग पार्ट्स हैं एक बड़े चीज़ की, एक बड़े ग्राफ की अलग अलग छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। तो ऐसी हमारी जो
जो हमारी एक्सेल की सेल में है, हम ऑफकोर्स सारे डिपेंडेंसी एक ही जोन में कवर नहीं करेंगे। ऑफकोर्स कहीं कहीं पे भी हमारे सेल्स में फॉर्मूला की डिपेंडेंसी ऐसी एक ग्राफ बन सकती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम चाहे कहते हैं कंपोनेंट। जैसे कि अगर मैं इसको हटा दूं तो ये एक अलग जोन हो गई एंड देन ये एक अलग जोन हो गई, लेकिन फिर भी कहलाते हैं सभी एक एक अंडर वन ग्राफ ही, ये सभी एक अंडर वन ग्राफ ही आएंगे, बस अलग अलग दो कंपोनेंट है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं रिलेशनशिप बना देता हूँ। फाइन, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, यहाँ पे सभी में होगा फॉल्स। बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे सभी में फॉल्स वाली वैल्यू ऐड कर देंगे। फाइन, तो हमारी एल्गो को डिफाइन करते हैं। ऑफकोर्स स्ट्रक्चरिंग में काफ़ी सारा टाइम चला गया, लेकिन इस स्ट्रक्चरिंग को समझना भी ज़रूरी है ताकि आप अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटेशन सही से कर सको। फाइन, तो आगे आगे मैं अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि आपको पता है डीएफएस चलाओगे तो पहले इसका रूल क्या है कि अगर इफ एनी वन साइकिल, अगर कोई भी एक कंपोनेंट में, अगर कंपोनेंट्स में ब्रेक है, इफ एनी एक कंपोनेंट में अगर एक भी नोड साइक्लिक होता है, अगर एक भी नोड साइक्लिक फॉर्म कर देता है, तो उसके बाद बात खत्म कि यार मेरी अलग कंपोनेंट है उसमें ही साइक्लिक है, मेरे बाकी सभी में साइक्लिक है, ये बात नहीं चलेगी। एक ग्राफ में अगर बात करें तो कोई भी अगर एक भी नोड साइकिल फॉर्म होने का कारण बन जाता है तो पूरा का एंटायर ग्राफ जो है वो साइक्लिक ही कहलाता है। राइट, वो साइक्लिक ही कहलाता है, तो हमें उसी मोमेंट पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो एंटायर जो हमारा पैटर्न रहेगा ग्रिड का, जो एक्सेल का, उसमें अगर एक भी नोड मिल जाए, एक भी सेल अगर साइकिल फॉर्म करने का रीजन बन रहा है, तो हमें इमीडिएटली उस चीज को हटाना पड़ेगा। तो ये थी कंडीशन। तो ये है कुछ टर्म्स, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि हमें समझना चाहिए हमारे एक्सेल को इंप्लीमेंट करते हुए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगी कि मेरी एल्गो में मैं क्या करूंगा, ऑन नोड विजिट, जब भी मैं अपनी नोड को विजिट करूंगा, मेरा सबसे पहला काम दैट इज नोड विजिट। ऐसे क्या कहता हूँ कि रिकर्शन में जब मैं पहली बार मेरा फंक्शन अंदर जाएगा तो फर्स्ट पीस ऑफ कोड मेरा क्या चलेगा कि मैं अपने विजिटर जिस भी नोड पे मैं हूँ उसे मैं कर दूंगा ट्रू, एंड देन ऑल्सो डीएफएस की जो यहाँ पे जो एरे दिख रही है इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी विजिटर जो भी नोड पे हूँ, अगर मैं वो 2 पे हूँ तो उसको मैं कर दूंगा ट्रू, एंड देन ऑल्सो अगर मैं डीएफएस की विजिटर, अगर मैं इस एरे को भी, इसमें भी उस पर्टिकुलर नोड को अगर मैं 2 की बात करूँ तो उसको कर दूंगा ट्रू। ये है स्टार्ट वाली चीज़, ये है मेरी स्टार्ट पे मैं एंटर करते ही ये काम करूंगा। दूसरी है मेरी एंड वाली, एंड में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिर्फ अपनी डीएफएस की जो विजिटर है उसे क्या करूंगा, एंड में ये उस वाली नोड को कर दूंगा फॉल्स। विजिटर में कुछ चेंज नहीं करूंगा, एंड में सिर्फ डीएफएस विजिटर को चेंज करूंगा। ऑफकोर्स आप पूछ रहे होगे कि ये सब क्यों, मैं आपको बताता हूँ। एल्गोरिथम है, इसको हम फ्लो में समझते जाएंगे कि यार इससे साइकिल डिटेक्ट कैसी हो रही है। जब हम ड्राई रन करेंगे आपको पक्का से ये पॉइंट जो है वैलिडली समझ में आ जाएगा। फाइन, ऑल्सो अगर आप विजिटर में आपके पास अगर किसी नोड पे चले गए, राइट, आप यहाँ से लेके यहाँ पर आ गए, लेकिन इस चीज को आप पहले भी विजिटर में ट्रू कर चुके हो, तो वापस उसे क्यों एक्सप्लोर करना। जैसे कि अगर आप यहाँ पे एक जगह पे आए, ठीक है, तो यहाँ पे एक जगह पे आए, फाइन, आप इस जगह पे ऐसे आए, तो आपने अगर यहाँ के थ्रू इस जगह को एक्सप्लोर कर लिया, यहाँ के थ्रू इस जगह को एक्सप्लोर कर लिया, उसके बाद वापस गए एंड देन अगेन उसी जगह पे एक्सप्लोर करने आए, तो कोई फायदा नहीं है ना। इसलिए हम यूज़ करते हैं विजिटर को ट्रू। तो इसके थ्रू क्या होगा, हमें वापस इस चीज़ को एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं। अगर इसके पास और भी एक्सप्लोरिंग वाले रास्ते होती तो हमारी कोड कैसे चलती, इनिशियली हमारी कोड ऐसे चलती कि यहाँ से लेके आप एक्सप्लोर करके यहाँ तक आते, एंड देन इसके बाद यहाँ के थ्रू इस नई चीज़ को एक्सप्लोर करके वापस चले जाते। उसके बाद क्या करते, आप कहते हो कि यार ये रास्ता नहीं देखा, तो यहाँ के आप वापस आ रहे हो, ये चीज़ हो गई है मेरी विजिटेड। ऑलरेडी इस वाले पाथ से मैं ये जो वर्ल्ड है इससे मैंने एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन मैं वापस इस चीज़ को नहीं देखा ना, इस रास्ते को मैंने ट्रैवल नहीं किया। इस पे पर्सपेक्टिव में बात करूँ तो यहाँ से मैं इस नोड की तरफ यहाँ तक आ गया, लेकिन अगर वापस मैं इस नोड से अगर इस जगह पे गया, अगर मैं वापस यहाँ से यहाँ गया तो कोई भी पॉइंट नहीं बढ़ता, तो कोई भी पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि मैं अगेन उसी चीज़ को एक्सप्लोर करूंगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मार्क करता हूँ विजिटर, जिसके कारण मुझे पता चल जाएगा कि ये तुमने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया, तुम्हें वापस से इस पार्ट को एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं हमारे विजिटर वाले एरे का ट्रैक कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं हमारे विजिटेड वाले एरे का। ये हर एक छोटी छोटी पॉइंट्स इनको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके बेसिस पे ही हमारी एल्गोरिथम जो है वो चलने वाली है। फाइन,
तो नेक्स्ट चीज़ क्या है, ऑन मार्क्ड ऑन विजिटेड, अगर मेरी कोई नोड है विजिटेड ऑन ऑलरेडी विजिटेड, ऑन ऑलरेडी विजिटेड नोड पे अगर आते हो, ऑलरेडी विजिटेड नोड, देन गो बैक, देन क्या करो, अपनी कोड को वहीं पे रोके दोबारा वापस चले जाओ, उसके आगे तुम्हें एक्सप्लोर करने का जरूरत नहीं, क्योंकि पहले ही तुमने किसी और रास्ते से उस जगह को एक्सप्लोर करके देख लिया कि यहाँ पे कुछ काम है या नहीं। और काम क्या था, काम ये था कि उस जगह से आप क्या एक्सप्लोर कर रहे थे, कि आप चेक कर रहे थे इसमें साइकिल है क्या, आप डिटेक्ट कर रहे थे साइकिल है क्या। तो आप किसी और रास्ते, जैसे कि इस रास्ते से आए, लेकिन कल को आप यहाँ से जाके वापस इस रास्ते से वहीं पे इसी जगह पे आए, यहाँ पे तो साइकिल डिटेक्ट नहीं था, यहाँ पे साइकिल डिटेक्टर नहीं था, तो आप वापस से जाके चेक करके क्या करोगे कि यहाँ पे साइकिल है या नहीं, वो तो यूजलेस पॉइंट है ना। इसलिए हम यूज कर रहे हैं हमारी विजिटेड वाले एरे का ट्रैक, कि ये भाई एक बार मैं देख चुका हूँ यहाँ पे साइकिल नहीं है, तुम्हारा वापस जाने का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए मैं विजिटेड हूँ, तुम वापस चले जाओ, यहाँ पे इस रास्ते में साइकिल नहीं है। अगर होता तो मैं पहले ही बता देता कि इस जगह पे साइकिल है, एंड मैं डिटेक्ट करके बता देता, नहीं है इसलिए मैंने विजिटेड करके छोड़ दिया। लेकिन ये टर्म हमें पता है, कोड को नहीं पता, इसलिए हम ट्रैक करेंगे एक विजिटर का एरे, ताकि हम अपने कोड को भी बता सके कि भाई तुम इसके जरिए पता लगा लो कि यहाँ पे ऑलरेडी विजिटर है या नहीं। फाइन, तो इस पॉइंट को भी हमने समझ लिया कि अगर ऑलरेडी विजिटर नोड है देन गो बैक। फाइन, तो आते हैं अभी एल्गो के ऊपर, तो डिस्कस करते हैं। तो मेरी कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे मैं अपनी कंडीशन को भी डायरेक्टली लिखूंगा, यहाँ पे अपने कंडीशन को भी डायरेक्टली लिखूंगा, जिस केस में मेरी साइकिल डिटेक्शन है वो प्रूव होगी, उस कंडीशन को यहाँ पे लिखूंगा। एंड उस कंडीशन को हम अभी समझेंगे नहीं, हम समझेंगे जब हम यहाँ पे ड्राई रन करेंगे, तब हम उसे एवेल्युएट करके समझेंगे कि हाँ यहाँ पे साइकिल डिटेक्ट हुआ है। फाइन, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, अगर विजिटेड और नोड, अगर आप एक्सप्लोर करते हुए एक जगह पे एक पॉइंट ऐसा आता है कि अगर आपका विजिटेड नोड भी ट्रू है, एंड देन आपका डीएफएस वाली जो विजिटेड है, डीएफएस वाली विजिटेड जो नोड है, जिस भी नोड पे हो, जो करंट नोड है, इस पे भी अगर टू एग्जाम्पल के लिए टू ले लेता हूँ, इस पे भी अगर एग्जाम्पल के लिए टू लेता हूँ, तो दोनों अगर है ट्रू इस पॉइंट ऑफ पे, तब होगी आपकी साइकिल, तब होगी आपकी साइकिल। तो यहाँ पे बन रही है आपकी साइकिल। अभी मैं इस पॉइंट को नहीं समझूंगा कि साइकिल कैसे, लेकिन मैं बताऊंगा ड्राई रन करते हुए कि यहाँ पे साइकिल इस कंडीशन के थ्रू आपके पास अचीव हो रही है, क्योंकि एल्गो कह रहा है ऐसे काम करता है। फाइन, तो अभी हम करते हैं हमारा ड्राई रन वाला काम शुरू, जिसकी हमारी एल्गो की डिपेंडेंसी है ये दोनों। तो ये डीएफएस वाली विजिटर क्या चीज़ है, इस सारे का क्या मीनिंग है, ये हमारी स्टैक ट्रेस। आप अगर रिकर्जन चलाओगे तो उस पर ऑफकोर्स आपकी जो कॉल्स है चढ़ेगी, राइट, तो उनको ट्रैक करके ये डीएफएस का विजिटर यही काम है कि इस टैग को हम ट्रेस करते रहेंगे, कब कब विजिटेड हुआ, कब कब कैसे कैसे हमारा पाथ चला, एंड देन कैसे कैसे हम उसको फॉल्स करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे एंड पे एक काम दिया। अगर आप स्टैक पे देखते हो तो स्टैक पे क्या होता है, अगर आपके पास ये ट्री है, ठीक है, आपके पास कोई ग्राफ है, इस एग्जांपल में ट्री लेता हूँ जस्ट रिकर्शन बताने के लिए, तो मैं यहाँ पे चला, राइट, तो ये 1 2 3 4 एंड देन ये 5 है, राइट, तो आपकी क्या कॉल रहेगी, डीएफएस चला रहे हो तो ऐसे आपकी चलेगी, तो 1 2 3 एंड देन 4 चलेगी। फाइन, एंड देन 4 का काम हुआ खत्म, उसके बाद वापस आप चले 3 के ऊपर, तो ये हटा देंगे। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट कर रहे हैं फॉल्स। तो फॉल्स का क्या मीनिंग है कि आपका कॉल जो है कट चुका है, लेकिन कोड को नहीं पता, इसलिए मैं इसका ट्रैक रख के कोड को बताऊंगा। फाइन, तो नेक्स्ट चीज़ है मेरी 3 पे, तो 3 के ऊपर भी 3 का काम मेरे यहाँ पे खत्म हुआ, मैं वापस चला 2 के ऊपर, तो 3 को भी रिमूव कर दिया, लेकिन मुझे कोड में नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, अपने डीएफएस के विजिटर यहाँ पे 3 के ऊपर हम कर देंगे फॉल्स, जिसके कारण मुझे पता चलेगा। जब अंदर जाऊँगा तो करूँगा ट्रू कि यहाँ पे चढ़ गया, तो यहाँ पे अगर 5 आता है तो मैं यहाँ पे आएगा मेरा 5, यहाँ पे मैं करूँगा ट्रू, एंड देन जब बाहर जाएगा मैं यहाँ पे कर दूंगा अपनी फॉल्स, एंड कंडीशन कर दूंगा फॉल्स। तो ये बेसिकली हमारी स्टैक को एग्जैक्टली ट्रेस करता रहेगा। तो यही बनेगी हमारी कंडीशन साइकिल डिटेक्ट करने की। फाइन, तो ऐसे ही सेम इजी ऑर्डर में करते हैं हमारा ड्राई रन स्टार्ट। तो फर्स्ट चीज़ जैसे हम कॉल करते हैं तो यहाँ पे अपना स्टैक भी बना लेते हैं, ताकि आपको साइड बाय साइड आपको आइडिया भी रहे। फाइन, तो जैसे हमको पता है फर्स्ट चीज़ हमारी डिपेंडेंसी के हिसाब से हम अपना डीएफएस जो कॉल है उसे मूव करते रहेंगे। तो फर्स्ट चीज़ आएगी मेरी कॉल पे, मैं कर लेता हूँ 1 को कॉल। अगर मैं 1 के थ्रू मूव करता हूँ तो मैंने किया कॉल 1 को, तो 1 में क्या होता है, फर्स्ट थिंग क्या होगा, मुझे एक
यहाँ पे इसकी डिपेंडेंसी दिख रही है, तो मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर मूव करूँगा। लेकिन उससे पहले अगर मैं 1 के अंदर आया तो 1 के अंदर पहला काम क्या करना चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, स्टार्ट में क्या होगा, स्टार्ट में एंड देन एंड में जो काम है उसे लिख लीजिए, स्टार्ट एंड देन एंड। तो इस चीज़ को हाईलाइट करके दिखा लेता हूँ। तो स्टार्ट वाली काम पहले आप परफॉर्म करोगे, तो 1 में क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे विजिटेड में करोगे ट्रू, डीएफएस विजिटेड में भी करोगे ट्रू, एंड देन यहाँ पे मैं एक टिक मार्क लगा लेता हूँ अपने डायग्राम में ताकि आपको पता रहे। देन स्टैक में क्या होगा, स्टैक में यहाँ पे आ जाएगा 1। नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, नेक्स्ट चीज़ आप मूव करोगे 2 के ऊपर, आप गए 2 के पास, 2 के पास जाने के बाद क्या होगा, 2 के पास आप स्टार्ट में क्या करोगे, ट्रू को करोगे यहाँ पे ट्रू, इस चीज़ को भी करोगे यहाँ पे ट्रू, एंड देन यहाँ पे टिक मार्क लगा लेता हूँ, स्टैक में आ गया आपका 2। फाइन, नेक्स्ट 2 की जो डिपेंडेंसी है वो है 3, 7 नहीं है, 7 यहाँ से डायरेक्शन जा रही है, लेकिन 2 से कौन डायरेक्ट निकल रहा है, 2 से कौन सी डायरेक्शन निकल रही है, वो है 3, मतलब 3 डिपेंडेंट है 2 के ऊपर। यहाँ पे अगर इस केस में 2 7 की बात करूं तो 7 डिपेंडेंट, जो 2 डिपेंडेंट है 7 के ऊपर, ना कि 7 डिपेंडेंट है 2 के ऊपर। अगर 2 से लेके ऐसे 3 के डायरेक्ट जा रही है तो 3 है इसके ऊपर डिपेंडेंट। अगर 7 से, अगर 2 से लेके ऐसी कोई एरो आ रही है तो मतलब 2 डिपेंडेंट है 7 के ऊपर, राइट। अगर मैं इसको ऐसे लिखता तो आपको क्लियरली समझ में आता, तो 2 डिपेंडेंट है 7 के ऊपर, तो यही टर्म है और कुछ खास नहीं। जिससे एरो निकलेगी वो वाला बंदा रहेगा आपकी डिपेंडेंट वाली एलिमेंट। फाइन, तो यहाँ पे सिर्फ 3 है तो मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ 3 को, एंड देन आप क्या होगा, 3 होगी ट्रू, एंड देन डीएफएस में भी आपकी हो जाएगी ट्रू सॉरी। तो यहाँ पे 3 को किया टिक, स्टैक में डाला अपने 3 को। फाइन, नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, नेक्स्ट आप देखोगे कि 3 से 2 एरो निकली है, मतलब यहाँ पे 2 डिपेंडेंट है। पहले मैं लिख लेता हूँ अपनी जो है 6, यहाँ पे लिख लेता हूँ 6। ऐसे कोई हार्श रूल नहीं है कि 6 ही आएगा, हो सकता है आपकी 4 भी आ सकती है, आपकी कोई भी आ सकती है, लेकिन अभी के लिए मेरी 6 ही चलेगी। अगर मैं पहले अगर डीएफएस चलाऊँ तो मेरी 6 चलती है, एंड देन मेरी 4 जो है, मेरी 6 वाली जो डीएफएस कॉल पूरी खत्म होने के बाद ही मैं 4 तक आऊँगा। अभी मेरा 4 चला नहीं है, बस टेम्पररी यहाँ पे दिखाने के लिए। अगर हटा दूँ तो एक्चुअल केस ऐसा रहेगा, एक्चुअल केस ऐसा रहेगा, बस आपको बताने के लिए यार कि 3 के पास 2 डिपेंडेंसी है, इसलिए मैं यहाँ पे 4 को लिख रहा हूँ। फाइन, तो आपकी जो कॉल चलेगी ऐसे ही चलेगी। तो 6 के पास आया, 6 का काम क्या है, 6 को कर दो ट्रू, डीएफएस विजिटेड में कर दो ट्रू, 6 को किया मार्क, यहाँ पे आ गया 6, स्टैक में आ गया 6। नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट 6 से जाओगे आप 5 के पास, यहाँ पे गए आप 5 के पास। स्टार्ट में क्या काम करना है, स्टार्ट में आपको पता है 5 को कर देंगे आप यहाँ पे ट्रू, डीएफएस में कर दिया ट्रू, इस जगह पे भी आपने टिक किया, एंड देन आपने स्टैक पे चढ़ा दिया 5 को। तो आपकी कॉल अब तक कैसे चली, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे चली। देन आपकी जो 5 के पास कोई डिपेंडेंसी है क्या, 5 से कोई एरो नहीं निकला, मतलब कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। तो आप 5 से लेकर वापस जाओगे, मतलब यहाँ पे आ गया एंड वाला काम। एंड वाला काम क्या है, एंड वाला काम क्या कहता है कि आपको डीएफएस वाले नोड को आपको करना पड़ेगा फॉल्स। मैं इसको मैं वापस से कर देता हूँ फॉल्स, वापस से कर दिया मैंने फॉल्स। दैट इज की आपकी जो स्टैक है यहाँ से रिमूव हो जाएगी, स्टैक से आपकी 5 जो है उतर जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये वाली चीज़ जो है इसे मैं फॉल्स नहीं करूँगा, क्योंकि इसे मैंने विजिट तो कर लिया है। आप मानो ना मानो, इस चीज़ को तो मैंने विजिट कर लिया है, वही है हार्श रूल। लेकिन डीएफएस का क्या है, डीएफएस है स्टैक ट्रेस, तो मुझे इसके लिए इसे फॉल्स करना पड़ेगा। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं। तो 4 से आए ऊपर हम, 5 का काम हो गया, 5 से हम बढ़े 6 के पास, 6 का भी एंड काम है। तो 6 का एंड काम क्या होगा, आप 6 को कर दोगे यहाँ पे फॉल्स, एंड देन आप यहाँ से स्टैक से इसे हटा दोगे। स्टैक से मैंने इसको हटा दिया, स्टैक से इसे हटाया। नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट आप वापस ऊपर जाओगे, नेक्स्ट आप वापस ऊपर गए, आप आए 3 के पास दोबारा। 3 के पास क्या अभी भी कोई डिपेंडेंसी है, हाँ जी अभी भी 4 है जिसको हमने एक्सप्लोर नहीं किया, 4 है जो कि विजिटेड नहीं है। आप यहाँ पे एरे में भी देख सकते हो, रेफर कर सकते हो, या फिर यहाँ पे डायग्राम में देख लीजिए, टिक मार्क नहीं लगा हुआ है, तो मैं उसे एक्सप्लोर करूंगा फॉर श्योर। मेरी कंडीशन देखते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरी कंडीशन जो है अभी भी है फॉल्स, विजिटेड है फॉल्स, तो मैं जाके उसे एक्सप्लोर करूंगा। तो यहाँ पे मैं आया 4 के पास, स्टार्ट में क्या करूँगा, स्टार्ट में मैं कर दूंगा इसे फॉल्स, इसे भी कर दूंगा फॉल्स, यहाँ पे कर दूंगा मार्क, भाई मैं विजिटेड हो चुका हूँ। स्टैक पे चढ़ जाएगा मेरा 4, फाइन, स्टैक पे चढ़ गया हमारा 4। 4 के पास क्या है, 4 के पास एक डिपेंडेंसी है जो कि है 5। तो अब क्या करना चाहिए, क्या मुझे 5 को ऐसे करना चाहिए, क्या मुझे 5 को ड्रॉ करना चाहिए, क्यों,
मुझे यहाँ पे फाई के पास नहीं जाना चाहिए। रीज़न क्या है, क्योंकि मेरी फाई जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे ट्रू करके विजिट हो चुकी है। मेरी ट्रू क्या डिनोट करती है, ट्रू डिनोट्स विजिटेड, ट्रू डिनोट्स विजिटेड। अगर फॉल्स है तो वो डिनोट्स नॉट विजिटेड, ट्रू डिनोट्स विजिटर। तो मैं हर एक इस केस को चेक करते हुए ही कॉल लगाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे आया था तो 1 के पास टू था ट्रू, ट्रू था फॉल्स, इसलिए मैं यहाँ पे आया, 3 था फॉल्स, इसलिए यहाँ पे। तो ऐसे करते करते यहाँ पे हर एक चीज़ मुझे फॉल्स आ रही थी, मैं अपना कॉल बढ़ा रहा था। जब मैं 4 पे आया मेरी 5 ऑलरेडी विजिटेड है, दैट इज यहाँ पे ट्रू चढ़ा हुआ है। तो मतलब उस चीज़ को शायद वहाँ पे कोई और रास्ता भी बनता हो, शायद मैं पता लगाऊँ कि साइकिल डेटा कर रही है। लेकिन अगर ऑलरेडी विजिटर है तो मतलब मैं उस जगह पे एक्सप्लोर कर चुका हूँ कि वहाँ पे साइकिल है या नहीं, तो मैं उसे डिटेक्ट कर चुका हूँ, राइट। तो उस चीज़ की अभी कोई पॉइंट वैलिड नहीं करती, राइट। तो एग्जैक्टली मैं क्या करूँगा, इस वाली कॉल को करूँगा ही नहीं, इसे मैं कॉल ही नहीं करूँगा, इसे मैं कॉल ही नहीं करूँगा। यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ इस चीज़ को भी। ट्रू क्या रिप्रेजेंट करती है, ट्रू है विजिटेड एंड देन फॉल्स है अनविजिटेड। लेकिन ये चीज़ कहाँ पे मेरी, क्या लिखता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ अनविजिटेड। लेकिन ये किस वाली के लिए, ये सिर्फ है मेरी इस विजिटेड वाले के लिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ विजिटेड वाले के लिए। इसको मुझे रेफर करते हुए ये वाला काम करना है। सिर्फ मुझे अपने विजिटेड वाले एरे को देखते हुए ये वाली कंडीशन से रखनी है यहाँ पे कि ट्रू विजिटेड है, फॉल्स है अनविजिटेड। फॉल्स आएगा तो आप विजिट कर सकते हो, आप एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन ट्रू आएगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। डीएफएस क्या थी, वो थी मेरी स्टैक ट्रेस, फाइन। तो इसी को आगे याद रखते हुए तो हम 5 को एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्योंकि विजिटेड है। तो मैं दोबारा गया 4 से, तो 4 के एंड में आ गया। तो एंड वाली काम क्या है, एंड में मुझे क्या करना है, 4 को मैं यहाँ पे कर दूंगा वापस से। यहाँ पे कहाँ पे था मैं, तो इस जगह पे शायद गलत लिख गया था, इस जगह पे फॉल्स नहीं आया था, इस जगह पे क्या आया था, ये क्या, फाइन, ओके। इस जगह पे क्या आया था, इस जगह पे ऑलरेडी आया था ट्रू, मैंने फॉल्स गलती से लिख दिया। इस जगह पे आया था आपका ट्रू, यहाँ पे आपका ट्रू आना था तो मैंने ट्रू लिखा था। अब आ गई थी 4 की एंड पे, तो मैंने इस चीज़ को वापस से फॉल्स कर दिया, इस चीज़ को वापस से फॉल्स कर दिया एंड देन दोबारा ऊपर बढ़ गया। तो ऊपर बढ़ गया मैं 3 के पास, 3 के पास अब कोई डिपेंडेंसी नहीं, तो 3 का क्या करूँगा, 3 वाले को करूँगा दोबारा फॉल्स एंड देन आगे बढ़ूंगा। हमने एक और गलती की, यहाँ पे सिर्फ 4 जो है ये मेरा ट्रू ही रहेगा, ये मेरा ट्रू ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे फॉल्स बदलेगा। आप इन वर्ड्स को क्लियरली देखना। ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो गई है, लेकिन आप ध्यान से, जो आपको मैंने बताया था कि मैं अगर एंटर करता हूँ तो मैं दोनों को ट्रू करूंगा, एंड करता हूँ तो मैं अपनी जो नोड है उसे सिर्फ डीएफएस वाले में फॉल्स करूंगा। तो यहाँ पे जब मैं 4 आया था तो 4 हो गया था ट्रू एंड देन आपकी जो 4 यहाँ पे भी थी वो हो गई थी ट्रू। 4 का काम खत्म हुआ तो सिर्फ डीएफएस में मैंने कर दिया फॉल्स एंड देन वापस बढ़ गया। तो यहाँ पे अपनी 4 जो है स्टैक से भी निकल जाएगी, आपकी कॉल जो है 4 से लेके 3 पर जाएगी। 3 के पास आपका क्या काम था, 3 की एंड की काम थी कि यहाँ पे आप करोगे फॉल्स, कर दिया मैंने फॉल्स। 3 को भी आप स्टैक से रिमूव कर दोगे, आप वापस जाओगे अपने 2 के पास। तो यहाँ आया 2 के पास, 2 की एंड काम क्या थी, 2 की एंड काम थी यहाँ पे आप करोगे फॉल्स, डीएफएस में आपने कर दिया फॉल्स, स्टैक से आपने किया इसको रिमूव, ग्रेट। एंड नेक्स्ट काम क्या थी, नेक्स्ट आप वापस ऊपर से यहाँ से बढ़ गए 1 के पास, 1 के पास बढ़ गए एंड देन 1 की एंड काम करोगे, 1 की एंड काम थी यहाँ पे किया फॉल्स एंड देन इस चीज़ को यहाँ से स्टैक से रिमूव कर दोगे, ग्रेट। आपने ऑलमोस्ट सभी पाथ एक्सप्लोर कर ली। लेकिन एक चीज़ और जाननी है कि भाई मैंने इस वाली चीज़ को ही एक्सप्लोर किया, अभी मुझे इस वाले पाथ जो है इसे भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा जिसे मैंने किया नहीं। तो हम क्या कहेंगे, इस चीज़ को कैसे एक्सप्लोर करें। बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हमें चलाना था एक लूप, हमें एक फॉर लूप चलाना था। यहाँ पे लिखता हूँ इस चीज़ को, हमें क्या करना था, हमें एक फॉर लूप चलाना था 1 से लेके नोड से लेके एंड नोड तक। यहाँ पे क्या थी 9, यहाँ पे एंड नोड किया है 9 तक। तो हमें फॉर लूप लगाना होगा एंड देन फॉर लूप में हम क्या चेक करेंगे कि विजिटर जो है वो होगी हर नोड की फॉल्स है, तो ही आप अपनी कॉल जो करोगे। तो अगर मैं अपनी पहली लूप के हिसाब से अगर कॉल चला रहा था तो मैंने इस 1 को कैसे इनिशिएट किया, इसको इनिशिएट किया 1 इस लूप के थ्रू कि भाई पहला मेरा फर्स्ट नोड है वो चलेगा। आपको ऑफकोर्स ये वाली पॉइंट पहले नहीं बताई,
पहले नहीं बताने का ये एक रीज़न था, ताकि मैं आपको ये वाली पॉइंट जो है एनकाउंटर करा सकूं, क्योंकि ये एक अलग पार्ट बन गई है, ये एक अलग डायरेक्टर कंपोनेंट है, ये इसके साथ में नहीं आती, ये अलग सी डिपेंडेंसी बन रही है। तो हमें सभी जो है सभी वाले नोड्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हमने 1 के थ्रू चला, तो 1 के थ्रू हमने इतने सारे पाथ को एक्सप्लोर कर दिया। नेक्स्ट हमारा लूप बढ़ेगा 2 के पास। 2 के पास क्या देखते हैं, अगर विजिटर फॉल्स हैं तो ही हम क्या करेंगे, हम करेंगे कॉल। अगर ये फॉल्स हैं तो ही हम करेंगे कॉल। तो क्या 2 फॉल्स है, नहीं। 3 फॉल्स है, क्या लूप बढ़ा, 3 नहीं। 4 फॉल्स है, नहीं। 5 फॉल्स है, नहीं। 6 फॉल्स है, नहीं। तो लूप आया 7 के ऊपर, तो मतलब 7 है फॉल्स। तो यहाँ से अब चलाओ अपनी जो कॉल है, वापस 7 से चलाओ, क्योंकि 7 है अनविजिटेड, क्योंकि वो है फॉल्स। तो आप चेक भी किस पे करोगे, विजिटेड वाले एरे पे ही। तो यहाँ पे मैंने विजिटेड वाला एरे ही लिखा है। तो अगली कॉल चलेगी हमारी 7 के थ्रू। 7 पे आया मैं। 7 पे आने के बाद फर्स्ट काम क्या रहता है, 7 की फर्स्ट काम एंटर करते हुए यहाँ पे 7 की ट्रेस आई। आप क्या करोगे, यहाँ पे करोगे इसको ट्रू, एंड देन नीचे वाले को भी करोगे ट्रू। देन नेक्स्ट काम क्या होगी, डिपेंडेंसी ढूंढोगे जो कि है 8। 8 के अंदर आते ही क्या काम है, 8 को कर दोगे यहाँ पे ट्रू, इसको भी कर दोगे ट्रू, एंड देन यहाँ पे भी 8 को चढ़ा दोगे स्टैक के ऊपर। नेक्स्ट काम क्या करोगे, यहाँ पे 7 को विजिट किया था, 8 को भी विजिट किया। नेक्स्ट चीज 8 की डिपेंडेंसी है मेरी 9, तो 9 तक आया मैं। 9 के थ्रू कहाँ जाओगे, 9 के थ्रू आप आए यहाँ से लेके आप जाओगे यहाँ पे, आपका एंटर वाले काम करोगे, यहाँ पे किया ट्रू, 9 को यहाँ पे भी किया ट्रू, स्टैक के ऊपर चढ़ा दोगे 9। देन उसके बाद क्या करोगे, इसके बाद 9 की भी डिपेंडेंसी है, कौन है 7। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे, लेकिन एक कंडीशन मैंने यहाँ पे बताई थी। तो अगर आप 9 वाली को चलते हो, तो मैं कॉल बताता हूँ। 7 से आप आए थे 8, 8 से आए थे आप 9। 9 के पास आप ढूंढ रहे हो डिपेंडेंसी जो कि है 7, जो कि है 7। लेकिन क्या मुझे 7 को चेक करना चाहिए, क्या मुझे 7 को कॉल करना चाहिए। अगर मैं आता हूँ अपने विजिटेड में, जैसे कि मैं चेक करके चलाता हूँ अपने कॉल की, क्या ये वाली है फॉल्स। अगर मैंने 7 पे कॉल की थी, 7 के बाद 8 को मैंने चेक किया था, क्या 8 फॉल्स है क्या, तभी मैं गया, फॉल्स था मैं आया। 9 को गया, 9 फॉल्स था मैं आया, अब उसको ट्रू किया। 7 के पास क्या मुझे कॉल लगाना, मैं चेक लगा रहा हूँ क्या 7 फॉल्स है क्या, 7 पे देख रहा हूँ 7 है ट्रू, तो मुझे क्या आगे जाना चाहिए, नहीं। लेकिन मैंने एक और कंडीशन देखी थी कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एल्गो की थर्ड पॉइंट जो कि है काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कहा मैंने कि मेरी अगर विजिटेड वाली नोड वो भी ट्रू है, एंड मेरी डीएफएस वाली नोड वो भी ट्रू है, तो है मेरी साइकिल। तो अगर मैं इस चीज़ को हर एक पॉइंट पे अगर चेक करता, तो अभी अगर मैं चेक करूं, मैं आया था हर एक पॉइंट पे चेक किया, लेकिन ऐसा सेटिस्फाई नहीं हुआ था, इसलिए हम आगे चले जा रहे थे। लेकिन अब जब आ रहा हूँ, मैंने पहली कंडीशन तो देख ली कि मेरी विजिटर थी ट्रू, मैं साथ में ही दूसरी कंडीशन भी देख लेता हूँ, साथ में ही क्या करता हूँ, अपनी दूसरी कंडीशन भी देख लेता हूँ। वो क्या है, वो है मेरी ये वाली जो कि है डीएफएस वाली। तो मैंने पहले कंडीशन को देखा ट्रू, मैं अब देखता हूँ, पहले कंडीशन को देख लिया, सेकंड कंडीशन को भी देख लेता हूँ। वो है पहली मुझे ट्रू मिली तभी तो मैं सेकंड पे जाऊंगा, पहली ट्रू नहीं है तो मैं ऑफकोर्स एक्सप्लोर करने पे निकल जाऊंगा। अगर मेरी पहली ही अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं ऑफकोर्स सेकंड का भी कंडीशन देख रहा हूँ। तो सेकंड का कंडीशन देखते हो तो मुझे पता चला कि यहाँ पे भी है ट्रू, यहाँ पे भी क्या है ट्रू। मैंने कुछ नहीं किया था, मुझे पता भी नहीं साइकिल कैसे चल रही थी, एल्गो के हिसाब से मैं चल रहा था। लेकिन अचानक आप देख सकते हो कि आपकी जो स्टैक में, अगर मैं यहाँ पे स्टैक में बनाऊं, तो 9 अब किसका वेट कर रहा है, 9 वेट कर रहा है कि या मैं यहाँ पे 7 को कॉल करूं, क्या मैं यहाँ पे 7 को कॉल करूं। तो ये ऐसी स्टेट है कि आपकी जो यहाँ पे स्टैक में देखेंगे कि यहाँ पे 7 ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे स्टैक जो है और कुछ नहीं, यहाँ की डीएफएस ही है, आप इसको ले लो, इसको ले लो, ठीक है, बात एक ही है। बस यहाँ पे एरे के फॉर्म में कोड को बताने के लिए मैं इस एरे को लेके चल रहा हूँ, फाइन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे भी ऑलरेडी 7 है। यहाँ पे कॉल करने के लिए मैं सोच रहा हूँ क्या ये 7 आएगा क्या, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे भी 7 आ चुका है, एंड देन 7 ऑलरेडी विजिटेड भी है, 7 ऑलरेडी विजिटेड भी है। तो इस केस के कारण मुझे क्या पता चल गया कि मेरी जो है, मुझे अब साइकिल जो है फॉर्म होती दिख गई, मेरी जो साइकिल है वो मुझे फॉर्म होती दिख गई। तो ये जो 9 से लेकर 7 ये कैसी वाली डायरेक्शन थी, अगर मैं इसे और भी क्लियरली दिखाऊं तो ये और कुछ नहीं, हमारी ऐसी वाली कॉल थी, 9 से लेके वापस 7 तक जाने वाली थी।
क्योंकि 7 वाली नोड तो यहाँ है। तो आप देख सकते हो यहाँ से लेके ये वापस यहीं पे जा रही है, तो इसके कारण आपकी साइकिल जो है वो हो चुकी है डिटेक्ट। तो यहाँ पे दिखाऊं तो अगर स्टैक में आपको कंफर्म करना है आपके स्टैक के थ्रू, तो आप देख लीजिए अगर मैं 7 को कॉल करूंगा तो आपके स्टैक में जो आप करंट पाथ में जा रहे हो, द पाथ यू आर ट्रेवलिंग इट इज द पाथ वेर यू विल बी डिटेक्टिंग योर साइकिल। कि आप जिस भी पाथ में जा रहे हो, जैसे कि अब मैं गया था इस वाले पाथ में, तो इसी पाथ में मुझे मिल गया साइकिल। यहाँ पे अगर फाई आ रहा था, अगर यहाँ पे फाई आ रहा था वो बात अलग थी, यहाँ पे जो फाई बन रहा था वो साइकिल नहीं था। अगर मैं यहाँ पे फाई लिखता तो वो विजिटर थी, लेकिन मैं अगेन उसे विजिट कर रहा हूँ, क्या वो साइकिल बनेगा क्या? क्यों? अगर मैं इसकी स्टैक बनाता हूँ तो इसकी स्टैक में बनाता हूँ। पहले इसकी स्टैक कैसे बनी थी, 1 थी, इसके बाद 2 थी, इसके बाद 3 थी, इसके बाद 4 थी, इसके बाद आई 5। ठीक है, अगर मैं 5 को यहाँ पे कॉल करता हूँ इस वाले जगह पे, अगर मैं 5 को कॉल करता भी हूँ तो आप देख सकते हो कि 5 ऑलरेडी मेरे स्टैक में है, नहीं है, मेरी स्टैक में नहीं है। इसकी क्या सेंस बनती है कि यहाँ पे जो साइकिल नहीं है, यहाँ पे बस आपकी डायरेक्शन के कारण आपको लग रहा है कि कोई साइकिल बन रहा है। क्योंकि अगर आप एरो पे भी फोकस करो कि आप देख सकते हो 6 से लेके यहाँ पे जा रहा है, 4 से लेके यहाँ पे साइकिल वाली डायरेक्शन नहीं है। वेनएस आप अगर कंपेयर करोगे इस जगह पे, आप अगर कंपेयर करोगे अपने इस स्टैक में कि यहाँ पे 7 भी आ जाएगी एंड देन अगेन 7 आ जाएगी, एक ही स्टैक के कॉल में आपकी वैल्यू यहाँ पे 7 आ जाएगी, तो इसके कारण बन जाएगी साइकिल, इसके बाद कारण बन जाएगी साइकिल। क्योंकि आप क्या करोगे, अगर कॉल भी करोगे तो आप अगेन 7 से लेके 8 तक जाओगे, 8 से लेके 9 तक जाओगे, अगेन 7 जाओगे, तो ऐसी आपकी स्टैक की कॉल है वो कॉल होती जाएगी। तो इसके थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं हमारी स्टैक को, साइकिल वाली डिटेक्शन को। तो हमारी मेन कंडीशन क्या है, मेन कंडीशन जैसे आपको बताया, आपको अपने स्टैक को भी ट्रेस करके रखना है एंड देन आपकी विजिटेड वाली नोड है उसको भी ट्रेस करना है। कि यहाँ पे अगर साफ अक्षर में दोबारा लिखूं, इफ विजिटेड ऑफ नोड अगर है ट्रू एंड आपकी डीएफएस वाली विजिटेड वाली जो एरे है अगर ये भी है आपकी ट्रू, ये वाली नोड भी अगर बनती है आपकी ट्रू, तब क्या होगी, तब आपकी हो जाएगी साइकिल डिटेक्ट। ये केस लीड करता है साइकिल की डिटेक्शन। क्यों? क्योंकि इसकी प्रूफ भी मैंने आपको दे दी, आपने अपने स्टैक में जो है आपने खुद देखा, क्योंकि एक ही स्टैक में, मतलब अगर वो स्टैक बन रहा है तो उसकी मीनिंग क्या है, ये एक ही पाथ है। ये जो पाथ आपने यहाँ से लेके यहाँ पे बनाई है ये क्या है, ये एक ही पाथ है, एक्सप्लोर करता ही जा रहा है, ये अलग से कहीं डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, राइट। अगर मैं ऐसी बात करूँ तो ये जो है ये अलग पाथ बनेगी। अगर यहाँ पे जाके मैं देख रहा हूँ ये जो है ये अलग पाथ है, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट है। तो ये दोनों अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ जाऊँ एंड देन यहाँ से लेके यहाँ जाऊँ तो ये दोनों हैं अलग पाथ। अगर मैं ये इसमें देखूँ तो यहाँ से लेके ये वापस उसी जगह पे जा रहा है, तो ये मतलब है सेम पाथ बन गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हो गई है हमारी साइकिल वाली डिटेक्शन। आई होप आपको ये एल्गोरिथम जो है इसकी जिस्ट समझ में आ गई। इसके थ्रू ही हम अपने अपने जो एक्सेल की जो प्रोजेक्ट है हम उसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक्सप्लेनेशन दे दी मैंने साइकिल डिटेक्शन वाली, जो कि ग्राफ की रिलेशन आपको पता चल गई कि डिपेंडेंसी, देन आपको डायरेक्टर ग्राफ वाली बता दी कि डिपेंडेंसी के थ्रू कैसे आपकी सिर्फ वन साइडेड डायरेक्शन रहती है, एंड देन यहाँ पे आपको साइकिल डिटेक्शन बता दिया कि अननोनली आपके पास ऐसी फॉर्मूला बन गई जिसके कारण आपकी साइकिल डिटेक्ट हो गई। एंड देन हमने यहाँ पे एल्गो वाली बात भी कर दी। साइकिल डिटेक्शन के लिए नोड्स होंगी आपकी सेल एंड देन आपकी डिपेंडेंसी रहेगी विजिटेड एंड देन डीएफएस विजिटर, जो कि है आपकी स्टैक वाली ट्रेस। कि आपकी अगर सेम स्टैक में अगर दोबारा सेम एलिमेंट आ रही है तो क्या होता है आपकी साइकिल डिटेक्ट। तो ये वाली कंडीशन बच जाती है, यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो ये कंडीशन बन जाती है आपकी साइकिल डिटेक्शन के कारण। तो नीचे हमने एल्गो डिस्कस किया, अगर एक भी नोड साइक्लिक है तो ग्राफ है साइक्लिक। हम स्टार्ट में क्या काम करेंगे एल्गो के हिसाब से, डीएफएस एंड देन विजिटर दोनों वाले नोड को कर देंगे ट्रू। अगर ऑलरेडी जो विजिटर है ट्रू, ऑलरेडी जो विजिटर नोड है वो इस जगह को अगेन थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूँ। अगर ऑन ऑलरेडी विजिटेड नोड, विजिटेड ऑफ नोड जो है वो होता है अगर ट्रू, देन गो बैक, उसे एक्सप्लोर करने का कोई फ़ायदा नहीं, देन गो बैक, उसे एक्सप्लोर करने का कोई फ़ायदा नहीं। एंड देन लास्ट में हमारा मेन कंडीशन जो है, अगर आपका विजिटर नोड भी ट्रू है, डीएफएस में भी अगर स्टैक जो ट्रेस है उसमें भी अगर आपका ट्रू मिलता है तो अब हो जाती है आपकी साइकिल डिटेक्शन इन अ डायरेक्टर ग्राफ। ये हो गई, इसलिए मैंने फाइनली इस टर्म को एक साथ यहाँ पे बोल दिया
क्या है ये? साइकिल डिटेक्शन इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। तो हमने यहाँ पे एल्गो को तो समझ लिया। हम क्या करेंगे नेक्स्ट, हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे डायरेक्टली हमारे एक्सेल वाले जो प्रोजेक्ट है उसे हम रिलेट करके उसमें हम इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में हम इस वाले पार्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।